वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी हर बार की तरह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ललित राठी आपको यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि हमारा इंजीनियर्स गेटवे पर अकॉर्डिंग टू AKTU जो एज पर न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस टॉपिक वाइज प्रोवाइड की जा रही हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम धीरे धीरे अपनी यूनिट नंबर 4 पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। और इस यूनिट का भी जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमने कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिए। हमने 3 लेक्चर में उसको कंप्लीट किया है। वहीं पर अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूनिट का चैप्टर नंबर 2, और ये भी हम लगभग 3 या 4 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस चैप्टर को भी। ठीक है, उम्मीद है कि 3 ही लेक्चर में हो जाए, लेकिन हो सकता है कि चौथा लेक्चर भी हमको लेना पड़े। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो ऑल अबाउट द लेजर, यानी कि लेजर के बारे में सारी हम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन यहां से बनता है आइंस्टीन कोफिशिएंट्स को लेकर, वो भी हम यहां पर कवर अप करेंगे। साथ ही मैं आपको बता भी देता हूं कि अगर आपको हर लेक्चर के एज इट इज PDF नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और उस लिंक को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे उस टेलीग्राम लिंक पर या चैनल पर आपको प्रीवियस जो हमने यूनिट फर्स्ट के सारे टॉपिक्स की जो PDF नोट्स हैं, यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड, वो हमने यूनिट वाइज जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती है वो हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको एज इट इज ये PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं। चैप्टर फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। चैप्टर सेकंड जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, आइंस्टीन कोफिशिएंट, प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन, सॉलिड स्टेट लेजर यानी कि रूबी लेजर एंड गैस लेजर, ये टॉपिक्स हैं, और लास्ट में लेजर की एप्लीकेशंस जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो जितना भी जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, आइंस्टीन कोफिशिएंट है, ये सारी चीजें हम कवर अप कर लें। ठीक, तो बहुत अच्छे से आप जुड़े रहिए, पूरा लेक्चर आप देखिए, तभी आपको मैं गारंटी लेता हूं कि लेजर से फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेजर, सबसे पहले अगर हम लेजर की फुल फॉर्म पर ही जाएं तो वो कुछ हमें सारी चीजें बता देती है लेजर के बारे में। क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या इसमें हमें करना है जिससे कि हमारी लेजर जो लाइट है वो जनरेट हो सके, क्या हम उसमें करते हैं जिससे कि लेजर लाइट जो आपने देखी होगी उसकी इंटेंसिटी हाई मिलती है ना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप इसकी फुल फॉर्म को ध्यान से एनालाइज करें तो आपको बहुत सारी चीजें इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द लेटर्स इन द वर्ड लेजर, लेजर में जो लेटर्स यूज हुए हैं, स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि यहां पर हमें लेजर में जो लाइट आती है उसका जो मोटिव है, लेजर लाइट जो लेजर वर्ड है उसमें लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना है, किसकी हेल्प से? बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो भी रेडिएशन है उसका स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से लाइट जो है उसका एम्प्लीफिकेशन करना है। तो ये लेजर हमारा है। तो ए लेजर इज एन अनयूजुअल लाइट सोर्स। अगर जनरली हम देखें घरों में जो हम लाइट्स यूज करते हैं उनसे अलग है। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ए लाइट बल्ब और फ्लैश लाइट, यानी कि ये कुछ पैरामीटर्स को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें डिफर होता है फ्रॉम द लाइट बल्ब और फ्लैश लाइट जो हम नॉर्मली देखते हैं। लेजर्स प्रोड्यूस ए वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट। जो लेजर्स होते हैं अगर आपने देखी है उनकी लाइट, तो एक बहुत ही पतली बीम ऑफ लाइट वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दिस टाइप ऑफ लाइट इज यूजफुल फॉर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस टाइप की जो लाइट होती है वो बहुत ही यूजफुल होती है इन द टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं, मेडिकल में भी हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम एप्लीकेशन में भी देखेंगे।
ठीक है ना। इवन सम दैट यू माइट यूज एट होम, होम में भी यानी कि घर पर भी आप लेजर लाइट का कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लेजर के बारे में है। आगे हम देखते हैं, या फिर जो लेजर है वो हमारा नॉर्मल सोर्सेज या फिर लाइट बल्ब से कैसे डिफर है, वो चीजें यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है। आगे देखते हैं, ए लेजर इज डिफरेंट, लेजर डू नॉट अकर इन नेचर, यानी कि लेजर जो है वो आपके नेचर में डायरेक्टली आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाउएवर वी हैव फिगर्ड वेज ऑफ टू आर्टिफिशियली क्रिएट दिस स्पेशल टाइप ऑफ लाइट, यानी कि इस स्पेशल टाइप ऑफ लाइट को हम आर्टिफिशियली ही क्रिएट कर सकते हैं। लेजर्स प्रोड्यूस ए नैरो बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल ऑफ द लाइट वेव्स हैव वेरी सिमिलर वेवलेंथ, यानी कि यहां पर जो लेजर प्रोड्यूस करता है नैरो बीम ऑफ लाइट, जो लाइट वेव्स होती है वो वेरी सिमिलर वेवलेंथ की होती है, जो भी हमारी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हमको लेजर बीम की फॉर्म में मिलती है। द लेजर्स लाइट वेव ट्रेवल टुगेदर विद देयर पीक्स ऑल लाइंड अप और इन फेस, कहने का मतलब क्या है कि लेजर लाइट से जो भी लाइट्स निकलती हैं वो सब लाइंड अप होती हैं, यानी कि एक ही लाइन में चलती हैं और एक ही फेस में रहेंगी। दिस इज वाई laser beam are very narrow, very bright and can be focused onto a very tiny spot। इसी वजह से, क्योंकि वो जो सारी लाइट्स वहां से निकल रही हैं वो एक ही लाइन में चलती हैं, एक ही फेस में रहती हैं, तो इसी वजह से आपकी जो लेजर बीम होती है वो बहुत ही नैरो होती है, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है और वो जो लाइट होती है वो फोकस्ड होती है एक बहुत ही छोटे स्पॉट पर या छोटे एरिया में। ठीक है, ये लेजर के बारे में हुआ। आगे देखते हैं, अब जो मैंने ऊपर पीछे लिखा हुआ है उसी को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया है इमेज की हेल्प से। आप अगर देखें यहाँ पर तो ये वेव्स आपकी जा रही होंगी आगे, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये 4 वेव्स आपकी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो वेव्स हैं वो आगे जो बढ़ रही हैं वो सेम फेस में है या फिर लाइंड अप हैं, जैसे जैसे एक वेव बढ़ रही है वैसे वैसे उसके साथ साथ दूसरी वेव भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें इन सबको अगर हम कंबाइन कर लें और एक बीम ऑफ लाइट देखें तो कुछ इस तरीके से आपको एक सीधी लाइट ऑफ बीम यहाँ पर मिलता है जो आपकी लेजर लाइट कहलाती है। ठीक है, और ये एक बहुत ही देख रहे होंगे आप यहाँ पर छोटे स्पॉट पे क्या हो रही है, फोकस्ड हो रही है। ठीक है, तो ये आपका लेजर का फिनोमिना है, लेजर की वेव है ये जो मैंने आपको दिखाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज लेजर लाइट रेज स्टे फोकस्ड एंड डज नॉट स्प्रेड आउट मच, जैसे कि फ्लैश लाइट या फिर हमारे जो बल्ब होते हैं उनकी लाइट स्प्रेड करती है, वैसे आपकी लेजर की लाइट स्प्रेड नहीं करती है, वो फोकस्ड होती है। लेजर बीम्स कैन ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इसी वजह से आपकी लेजर बीम्स जो होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करती हैं। फुल स्टॉप। दे कैन ऑल्सो कंसंट्रेट ए लॉट ऑफ एनर्जी ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया, और उसके साथ साथ ये आपकी एक बहुत ही छोटे एरिया में अपनी पूरी एनर्जी को क्या कर देती हैं, कंसंट्रेट कर देती हैं, इसलिए वहां पर इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। क्लियर, तो ये लेजर के बारे में है। आगे हम देखते हैं क्या है। अब थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री क्या कहती है, एल्बर्ट आइंस्टीन पब्लिश्ड द थ्योरेटिकल बेसिक फॉर द लेजर इन 1917, यानी कि सबसे पहले 1917 में आइंस्टीन ने पब्लिश किया था थ्योरेटिकली लेजर के बारे में, बट इट वाज ओनली इन द 1960 दैट द फर्स्ट फंक्शनिंग लेजर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द थियोडोर मैमान इन कैलिफोर्निया, यानी कि उसके बाद 1960 में पहला फंक्शनिंग लेजर बनाया गया कैलिफोर्निया में बाय द थियोडोर मैमान ने, या इनके द्वारा कैलिफोर्निया में पहला फंक्शनिंग लेजर क्रिएट किया गया यूजिंग ए रूबी क्रिस्टल टू प्रोड्यूस द लेजर लाइट। आपके सिलेबस में भी है रूबी लेजर, यानी कि रूबी क्लस्टर की हेल्प से सबसे पहला लेजर बना था 1960 में कैलिफोर्निया में। ठीक है, द डिवाइस प्रोड्यूसेस बाय ए बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट
with a specific wavelength in the infrared, visible or ultraviolet region of the electromagnetic spectrum। यानी कि यहाँ से जो प्रोड्यूस होगी बीम वो कोहेरेंट लाइट होगी, ठीक है। और कोहेरेंट लाइट के रिगार्डिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यूनिट थर्ड हमने सारी इसी पर बेसिस पढ़ी हुई है, क्योंकि कोहेरेंट लाइट वो लाइट होती है जिसमें आपकी जो लाइट वेव्स या फिर पार्टिकल्स या फिर हम बोले फोटोन्स जो जनरेट होते हैं वो इन फेस होते हैं या उनके बीच में कांस्टेंट फेस डिफरेंस रहता है, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी लीड टू लेजर बिकमिंग वाइडली यूज्ड इन द मेडिकल प्रैक्टिस। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे हम इस लेज़र को भी अब वाइडली यूज़ करने लगे हैं, जैसे कि मेडिकल में भी हम लेज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लेज़र लाइट की, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर हम प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ अगर बोलें करेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स अपने लेज़र लाइट के, तो वो क्या हैं। तो unlike the other form of light, laser light has special properties which make it significantly more effective and dangerous than the conventional light of the same power। कहने का मतलब क्या है कि कुछ पैरामीटर्स की वजह से हम इसको ट्रेडिशनल या फिर नॉर्मली जो आपका लाइट बल्ब होता है या फ्लैश लाइट होती है उससे डिफर कर पाते हैं, जिससे कि ये या इसकी लाइट जो है वो मोर इफेक्टिव होती है और डेंजरस होती है एज कंपेयर टू अदर जो आपके लाइट सोर्स होंगे। द लेजर लाइट पार्टिकल्स आर यूजुअली, यानी कि जो लेजर लाइट के पार्टिकल्स जिनको हम क्या बोलते हैं फोटोन्स, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। सबसे पहली तो मोनोक्रोमेटिक है। अब मोनोक्रोमेटिक आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उसका मतलब क्या है कि वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी, या मीन्स दैट कि उसका सिंगल कलर होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेजर लाइट की। सेकंड है कोहेरेंट, जैसा मैंने अभी पीछे डिस्कस किया हुआ है, वो क्या कहता है कि फोटोन्स आर इन फेस लाइक मार्सिंग सोल्डर्स, है ना। यानी कि फोटोन्स जो वहां पर निकलेंगे उस लाइट के, वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ लाइनअप होंगे, एक ही फेस में होंगे या कांस्टेंट फेस डिफरेंस में होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मार्सिंग सोल्डर्स। जब आपके जवान मार्च पास्ट निकालते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा, आप किसी भी डायरेक्शन से उनको रो में देख लीजिए या कॉलम में मेजर कर लीजिए, वो एक ही साथ अपनी पूरी क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स जो लेजर लाइट होती है वो नेचर में कोहेरेंट होती है। उसके बाद है कॉलिमिनेटेड। कॉलिमेटेड मीन्स कि फोटोन्स आर ऑलमोस्ट इन पैरेलल विद लिटिल डाइवर्जेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होता है उसी डायरेक्शन में पैरेलली आपके सारे फोटोन्स एक दूसरे के साथ साथ कॉलिमेटेड होकर चलते हैं, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपके लेजर लाइट की, ठीक है। यानी कि मोनोक्रोमेटिक होगी लाइट, कोहेरेंट होगी और कॉलिमेटेड होगी, ठीक है। इसी के साथ जैसे हम बोल सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी आपकी होती है लेजर लाइट की, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो डायरेक्टली पूछ भी लेता है कि राइट डाउन द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर लाइट, 2 नंबर में, तो आपको 2 प्रॉपर्टीज कोई से भी यहाँ पर से लिख देनी। चलिए अब आते हैं अपने लेजर के वर्किंग प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो अगर मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊं तो नेक्स्ट अगर हम लास्ट स्लाइड पर ही पहुंचते हैं, तो वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है, जैसा कि फुल फॉर्म आपने देखी, तो वो है स्टिमुलेटेड एमिशन, है ना। यानी कि जो वर्किंग है या जिस वर्किंग प्रिंसिपल पे आपका लेजर काम करता है, दैट्स द स्टिमुलेटेड एमिशन। इस जो प्रिंसिपल पे आपका लेजर काम करता है, जिससे कि आपको हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलती है। तो अब इस स्टिमुलेटेड एमिशन को समझने के लिए हमें 2 स्टेप पीछे चलना पड़ेगा, पहले उनको हमें समझना पड़ेगा। सबसे स्टार्टिंग है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को समझना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि जब आपका कोई भी पार्टिकल होता है
और वो रेस्ट सिचुएशन में होता है, मतलब कि आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर अप्लाई नहीं किया है एक्सटर्नली उस पर, तो वो रेस्ट में रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल। और जैसे ही आप उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो वो वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी पर पहुंच जाएगा। जैसे आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते हैं तो आपकी एनर्जी लो होती है, आप धीरे 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 नाश्ते की तरफ बढ़ते हैं, नाश्ता जैसे ही आप करते हैं तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, यानी कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, और आप आफ्टरनून तक आप काम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। फिर जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी लॉस होती है, ठीक है, और फिर आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, फिर आप लंच करते हैं, उससे फिर आपको एनर्जी मिलती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो वही चीज आपकी पार्टिकल्स में होती है, मटेरियल में होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक लोअर एनर्जी स्टेट है और एक हायर एनर्जी स्टेट है। इस हायर एनर्जी स्टेट का मतलब ये है कि हम वहां तक या उस स्टेट तक पहुंच जाएंगे जो हमारी बॉडी को जितनी नीड थी वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो लोअर एनर्जी स्टेट यानी कि जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, आपका जो पार्टिकल है या फोटोन है या इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर रहता है, लोअर एनर्जी स्टेट पर। जैसे ही आप इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि ये एक फोटोन हमने बाहर से इसको प्रोवाइड किया और वो फोटोन आपका स्ट्राइक करेगा इस इलेक्ट्रॉन या फिर जो आपका क्या है आयन है या पार्टिकल है जो लोअर एनर्जी स्टेट पर प्रेजेंट है, वो इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो पहुंच जाएगा हायर एनर्जी स्टेट पर। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पर तो ये कन्वर्जन हो गया आपका लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी पर रखा हुआ, ठीक है। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग फोटोन एनर्जी, और यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन जंप टू द एक्साइटेड स्टेट आफ्टर एब्जॉर्बिंग फोटोन एनर्जी, ठीक है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन ने जो लोअर एनर्जी स्टेट पे था उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एनर्जी लेवल बढ़ा और वो एनर्जी लेवल एब्जॉर्ब करने के बाद वो पहुंच गया हायर एनर्जी स्टेट पर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल इसको लिख के आपको एक्सप्रेशन इसका बता देता हूं मैथमेटिकली, है ना। तो लिखेंगे व्हेन एन एटम या फिर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं हम, एब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ एनर्जी एच न्यू, क्योंकि ये डिजायर्ड एनर्जी है हमें लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर अपने इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन from the external agency है ना, मतलब कि हम जो इलेक्ट्रॉन आपका लोअर एनर्जी स्टेट पे रखा हुआ है उसको बाहर से कुछ एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, है ना, फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंसी एंड excited into higher energy state, into higher energy state, full stop, higher energy state from ground state, है ना, सॉरी मैं भूल गया था, ग्राउंड स्टेट, STAT स्टेट, ठीक है। तो जब ये एनर्जी एच न्यू एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज absorption of radiation, फुल स्टॉप। तो अगर मैं इसी को यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास एक एटम है जो ग्राउंड स्टेट पर है, हमने उसको एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड की, उसने एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो
तो अब आपके पास जो एटम है वो पहुंच गया हायर एनर्जी स्टेट पर। तो जो सिंपल एटम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपका ग्राउंड स्टेट पर है, और जो स्टार के साथ है इसका मतलब वो हायर एनर्जी स्टेट पर आपका एटम प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, जो पहली सीढ़ी है स्टिमुलेटेड एमिशन तक पहुंचने की। ठीक, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम के जो ऊपर हमने सारा लिखा हुआ है वो उड़ गया है, कोई बात नहीं। तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एटम में जब हम एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करा देते हैं तो आपका एटम जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाता है, यानी कि एटम स्टार जो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये वो एटम है जो आपका एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पर रखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप है। उसमें क्या होता है भाई, जैसे ही आपने सुबह का ब्रेकफास्ट किया और आप अपने काम पर लग गए, आप अपने ऑफिस निकल गए, आप अपने कॉलेज चले गए, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स आपने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो क्या होना स्टार्ट हो गई है, लॉस होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो जैसे जैसे वो एनर्जी लॉस होगी आपका एनर्जी लेवल घट जाएगा। तो वही चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचा था वो टाइम के साथ अपनी एनर्जी लॉस करता है और वो आ जाता है ग्राउंड स्टेट पर। और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आया है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही वो क्या करेगा, एमिट करेगा। दैट मीन्स उसने फोटोन क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, उसी फोटोन को उसने क्या कर दिया, अब एमिट कर दिया है। यहां पर लिखा हुआ है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फोटोन ड्यूरिंग ट्रांजिशन हायर टू द लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, आप यहां पर डायग्राम में देख भी रहे होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पर था इसने अपनी एनर्जी लॉस करना स्टार्ट की तो ये ग्राउंड स्टेट पर आ गया अब यहाँ पर। और जब ये ग्राउंड स्टेट पर आया है हायर एनर्जी स्टेट से तो ये फोटोन जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उसी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर लिखते हैं व्हेन एन एटम in excited sorry एक सेकेंड, when an atom in higher energy state, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यानी कि अगर आपका एटम, जब आपका एटम हायर एनर्जी स्टेट पर है या एक्साइटेड स्टेट पर है तो एमिट्स ए फोटोन ऑफ एनर्जी, ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू coming down to the ground state, coming down to the ground state। ठीक है, ग्राउंड स्टेट कॉमा such type of emission is known as spontaneous emission। यस, एमिशन। तो जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं एमिशन मतलब कुछ ना कुछ वहां पर लाइट आपको मिलेगी, और उससे पहले आपने एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज किया था तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब की गई थी। तो जब आपका एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आता है यानी कि ग्राउंड स्टेट पर आता है तो तब वहां पर आपका फोटोन एमिट होता है, और वो जो फोटोन का एमिशन हो रहा है दैट्स कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो एटम कहां पे था, हायर एनर्जी स्टेट पर, यानी कि एटम स्टार इक्वल्स टू जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट पर आया तो वो स्टार चला गया, यानी कि एटम बचा आपके पास
और जब एटम बचा तो वो एच न्यू एनर्जी उसने क्या कर दी है, एमिट कर दी। अब थोड़ा सा मैं इस स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आपको एक्सप्लेन किया है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो, माना ये भी एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरा, ये फिर तीसरा, तो यहाँ पर 3 फोटोन रिलीज होंगे। तो जब दूसरा आएगा तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा, जब तीसरा आएगा वो एक फोटोन रिलीज करेगा। तो आप यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे कि तीनों फोटोन्स की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, यानी कि तीनों फोटोन्स जो यहाँ पर एमिट हो रहे हैं वो ना तो फेस में है, ना उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। इसलिए इस एमिशन को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं, जहां पर आपका एमिशन हो रहा है फोटोन्स का, वो आउट ऑफ फेस रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, कॉलिमिनेटेड नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ। दैट्स कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। और ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है आपका एलईडी का। जो एलईडी बल्ब्स होते हैं या फिर नॉर्मली आपके घरों में जो सोर्सेज ऑफ लाइट लगे होते हैं, वो वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन की, ठीक है। तभी आपके घर पे जो बल्ब लगे हुए हैं या एलईडी बल्ब्स जो होते हैं, उनकी लाइट धीरे धीरे जैसे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, और वो बहुत ज़्यादा दूर तक क्या होती है, इफेक्ट नहीं करती, ठीक। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन हो गया। अब इसी को एक्साइट करने के लिए या इसी एमिशन को एम्पलीफाई करने के लिए हम आते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन पर, जो वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, लेजर का। तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम पर। अब स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन जब मिलता है, उससे जस्ट पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन का मिलना जरूरी है, क्योंकि जब स्पॉन्टेनियस ऑफ एमिशन में आपका इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है नीचे, तो जब ये फोटोन अपना रिलीज कर देगा तो तभी क्या होगा, जो दूसरा एटम है जब वो नीचे आ रहा है या दूसरा इलेक्ट्रॉन जब नीचे आ रहा है, तो वो एटम इलेक्ट्रॉन नीचे आता हुआ इस फोटोन से टकराएगा, और जैसे ही ये फोटोन इसके साथ कोलाइड करेगा तो अब आपके पास 2 फोटोन यहां से बन जाएंगे। फिर जब नेक्स्ट वाला आएगा नीचे, तो अब जब ये टकराएंगे तो ये मल्टीपल में अब 4 हो जाएंगे। इस तरीके से मल्टीपल ऑफ फोटोन्स यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, जनरेट होना स्टार्ट होते हैं, और उसी से आपका जो बीम है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर आपको फोटोन्स दिखाए हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, वो कांस्टेंट फेस के साथ चल रहे हैं, कोलिमिनेटेड होके चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यही आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, और इसी में इंटेंसिटी आपकी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी कैसे एम्पलीफाई करते हैं हम अपनी लाइट की जो यहाँ से मिल रही है, वो हम जब आगे पढ़ेंगे, कुछ पैरामीटर्स लेज़र के या टाइप्स ऑफ लेज़र पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर हम एक कैविटी या रेजोनेंट कैविटी वर्ड या उसका पार्ट यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एम्पलीफाई करते हैं अपनी लेज़र लाइट को, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है, जब आपका इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आता है, तो वहां पर अब एक की जगह पर 2 नंबर ऑफ फोटोन्स जनरेट होंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही एक एटम नीचे आया और उसने फोटोन रिलीज किया, और जब नेक्स्ट आएगा तो वो फोटोन उस नेक्स्ट वाले एटम से या इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर जाता है, और मल्टीपल फोटोन्स वहां पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर लिखते हैं, व्हेन एन एटम in the excited energy state या हायर एनर्जी स्टेट, कुछ भी लिख लेते हैं, स्टेट कॉमा, emits 2 TWO2 emits 2 photons of same energy h nu, comma, while coming down to ground state
स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट विद द एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है जो स्पॉन्टेनियस एमिशन से आपका एक फोटोन स्टार्टिंग में जनरेट होता है, उसको यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी नाम दिया गया है। एक्सटर्नल एजेंसी सच टाइप ऑफ एमिशन is called stimulated emission, ठीक है। तो आई होप आपको स्टिमुलेटेड एमिशन भी समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसको मैथमेटिकली आपको लिख के दिखाऊं तो एटम क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में है वो इक्वल टू हो जाएगा एटम क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में आ गया, और ये यहाँ से 2 फोटोन्स आपके जनरेट करेगा, यानी कि 2 hν एनर्जी के एमिशन यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन हो गया है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, लेजर का। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर जाना है। फिर दूसरा स्टेप है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन होना चाहिए। देन फाइनली यू गेट द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंट कैविटी, जहां पर आपका एम्पलीफाई कर दिया जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसे हमें मिलता है, कैसे हम उसको अचीव करते हैं, वो आपको यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इसको क्या कि बोथ photons are strictly coherent, strictly coherent, hence stimulated emission is responsible for the laser beam, आज थोड़ा सा पैड हमारा आई थिंक लैग कर रहा है, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है राइटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों फोटोन्स जो यहाँ पर जनरेट हुए वो स्ट्रिक्टली कोहेरेंट हैं। कोहेरेंट मतलब दोनों कोलिमिनेटेड हैं एक दूसरे के साथ, और इसी वजह से ये स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द लेजर बीम। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ये तीनों प्रोसेस मैंने अब एक साथ यहाँ पर दिखा रखे हैं आपको। पहला प्रोसेस कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, लोअर एनर्जी स्टेट पे है। जैसे ही आपने यहाँ पर कोई फोटोन hν एनर्जी का यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया तो उसने ये जो एनर्जी डिफरेंस था E2 माइनस E1 उसको क्या किया, क्रॉस किया, और वो क्रॉस करने के बाद पहुँच गया यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट पर। जैसे जैसे समय बीता तो ये हायर एनर्जी स्टेट पर जो इलेक्ट्रॉन रखा था इसने अपनी एनर्जी को लॉस करना स्टार्ट किया, और लॉस उतनी ही एनर्जी करेगा जितनी इसने कंज्यूम की थी, यानी कि hν फोटोन का एनर्जी का फोटोन यहाँ पर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जनरेट हुआ या एमिट हुआ है फोटोन, तो इसलिए इसको बोला जाएगा एमिशन, और ये स्पॉन्टेनियस टाइप का एमिशन आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर और जितने फोटोन्स आपके जनरेट होंगे आगे तो वो सब आउट ऑफ फेस रहेंगे, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। अब आते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन पर। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी स्टेट पर था और वो लोअर एनर्जी स्टेट पर आ रहा है, तो आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटोन एक जनरेट हो गया है वही आपका स्ट्राइक करता है इस ऊपर से नीचे आते हुए एटम या इलेक्ट्रॉन के साथ, और जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा तो अब आपको पहले जो एक फोटोन मिल रहा था वो स्ट्राइक होने के बाद अब 2 फोटोन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
अब फर्दर इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपनी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेजोनेंट कैविटी। वो अभी आप जब आगे पढ़ेंगे लेक्चर तो वहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन तक पहुंचने का। मैं यहां पर लिख देता हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, पहला प्रोसेस ये था, दूसरा था स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन और तीसरा था स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हुए अपनी स्टिमुलेटेड एमिशन पे पहुंचते हैं, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो एमिट हो रही है वो बहुत हाई होती है, कॉल्यूमिनेटेड होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं। मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी हुई है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर ये आपका लेज़र है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले 2 हुए, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये 4 हो गए, स्टार्टिंग में आपका एक इस तरीके से भागा फिर रहा है, फिर ये, यानी कि मल्टीपल में आपके फोटोन्स जनरेट हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 एंड हैं यहाँ पर, 100% रिफ्लेक्टिव मिरर और यहाँ पर 99% रिफ्लेक्टिव मिरर, है ना। तो कहने का मतलब कि हम कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं अपने लेज़र के आउटपुट के दोनों साइड्स, जहां पर आपको एक तरफ फुल्ली सिल्वर्ड या रिफ्लेक्टर मिरर लगाना पड़ता है, जहां पर कितनी भी लाइट आ जाए वो क्या होगी, टोटली रिफ्लेक्ट होगी, और आगे एक तरफ आपको पार्सली रिफ्लेक्टिव मिरर लगाना पड़ता है, जहां से कुछ ना कुछ लाइट वहां पर निकलती रहे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये पल्सेस आपकी निकल रही हैं, ये आपके एमिशन हो रहा है, और ये एमिशन आप देख रहे होंगे एक ही फेज में चल रहा है, कोलिमिनेट होकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो बीम ऑफ लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई होगी कंपेयर टू द जो आपके नॉर्मल क्या होते हैं, लाइट ऑफ सोर्सेस होते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये आपको लाइट मिल जाएगी विद एम्पलीफिकेशन, और ये एम्पलीफिकेशन इन मिरर की हेल्प से होता है, और इस मिरर के कॉम्बिनेशन को ही रेजोनेंट कैविटी कहते हैं, और बेहतर तरीके से हम आगे इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने जो दोनों टाइप्स के यहाँ पर एमिशन पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जल्दी जल्दी हम पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं। एक तरफ स्पॉन्टेनियस एमिशन लिखा हुआ है, एक तरफ स्टिमुलेटेड एमिशन लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या कहता है, द एमिटेड फोटोन्स फ्रॉम वेरियस एटम्स हैव नो फेस रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से जितने भी फोटोन्स जनरेट होंगे उनके बीच में आपस में कोई भी फेस का रिलेशन नहीं होगा। वहीं पर यहाँ पर एमिटेड फोटोन्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड आर इन फेस विद इंसिडेंट फोटोन्स, यानी कि जो फोटोन वहां पर इंसिडेंट हुआ है उसके साथ साथ उसी डायरेक्शन में वो फोटोन्स वहां पर जो भी जनरेट हो रहे हैं वो चलेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। दूसरा स्टेप देखते हैं, एमिटेड रेडिएशन आर नॉन कोहेरेंट। जब भाई आउट ऑफ फेस हैं, यानी कि उनके बीच में कोई फेस का रिलेशन है ही नहीं, तो वो नॉन कोहेरेंट रेडिएशन ही आपको एमिट करके देंगे। जबकि यहाँ पर एमिटेड फोटोन या एमिटेड रेडिएशंस आर कोहेरेंट, यहाँ पर जो एमिशन आपको मिला वो कोहेरेंट होगा रेडिएशन। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है, बहुत ही सुंदर बात कह रहा है, एमिटेड फोटोन्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। भैया यहाँ पे जो भी फोटोन एमिट हो रहे हैं बच्चों, वो क्या है, वो किसी भी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कि भाई तू इधर जा रहा है तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर को जाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉर एवरी इंसिडेंट फोटोन्स देयर आर 2 आउटगोइंग फोटोन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर भाई मैं अगर बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये गधे की या फिर भेड़ चाल चल रहे हैं। जैसे देखा है ना आपने कि भेड़ एक डायरेक्शन में जाती है कोई भी, तो उसके पीछे पीछे ऐसे ही चलते रहते हैं, या फिर एक बच्चा किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ बेवकूफ़ उसके पीछे बिना किसी रीज़न के, बिना कुछ सोचे समझे उसी के पीछे चलने लगते हैं कि मेरा दोस्त उधर जा रहा था तो मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, है ना। तो ये आपका हो गया कि यहाँ पर जो भी फोटोन्स जनरेट होंगे वो सेम डायरेक्शन में भागेंगे एक साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, इस तरीके से फॉलो करते हैं, है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, द रेट ऑफ एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट।
यानी कि यहाँ पर जो एमिशन होगा वो केवल और केवल डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हैं, जबकि यहाँ पर रेट ऑफ एमिशन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट जो यहाँ पर E2 में होंगे, साथ के साथ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन वहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो रेडिएशन मिला वो नेक्स्ट फोटोन के रेडिएशन पर इंसिडेंट हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो उन दोनों पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स वहां पर हैं और वो कितने अमाउंट का एनर्जी आपका इंसिडेंट हो रहा है आपके नेक्स्ट वाले एटम पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पॉन्टेनियस एमिशन इज नॉट फेवर लेजर एक्शन। इसी वजह से स्पॉन्टेनियस एमिशन लेजर एक्शन को अचीव नहीं कर पाता है, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन फेवर्स लेजर एक्शन। और इसी वजह से, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो करती हैं लेजर एक्शन को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ 4 से 5 पॉइंट्स में डिफरेंस हमने देखा स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में। अब आगे चलते हैं। अब आगे है आइंस्टीन कोफिशिएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइंस्टीन कोफिशिएंट का, इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने एब्जॉर्प्शन और आपका स्टिमुलेटेड एमिशन और आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन ये पढ़े हैं, तो उसी तरीके से आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट्स यूज होते हैं फॉर अदर्स या फिर फॉर द ऑल टाइप ऑफ द रेडिएशन, ऑल टाइप ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट हेडिंग लिखा हुआ है। उसके लिए पहले हम आइंस्टीन कोफिशिएंट देखते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए, फिर ऐसे ही रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए देखेंगे, फिर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे था। जैसे ही हमने यहाँ पर कोई फोटोन h न्यू एनर्जी का यहाँ पर इंसिडेंट किया, तो ये अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाकर कहाँ पे पहुँच गया, हायर एनर्जी स्टेट पर पहुँच गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, rate of absorption depends on number of atoms into ground state, and density of incident light, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो किन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है बेटा, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स आपके ग्राउंड स्टेट पर हैं और कितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की। इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स R12 मतलब एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 पर आपका एटम जा रहा है। दैट मीन्स वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट पर कितने हैं, और R12 प्रोपोर्शनल है इस पर, जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, वहीं पर ये क्या है, डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो अगर हम दोनों का रिजल्टेंट लिखें तो R12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1 रो V की, और हम यहाँ पर अगर आइंस्टीन कोफिशिएंट लिखें तो R12 इक्वल्स टू V12 N1 रो V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो V12 है ये आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, अब ऐसे ही आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट हम लिखेंगे फॉर द स्पॉन्टेनियस एमिशन का क्या रेट है ना। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन आप हेडिंग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक, ओके, तो अब हम देखते हैं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन।
तो उसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट पर आपका एटम पहुंच चुका था रेट ऑफ या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में, और कुछ समय बाद ये अपनी एनर्जी लॉस करना स्टार्ट करता है और ये आ जाता है ग्राउंड स्टेट पर। और जब ये ग्राउंड स्टेट पर आया तो इसने एक फोटोन एच न्यू एनर्जी का जो एब्जॉर्ब की थी जितनी एनर्जी, उतनी एनर्जी को ही लॉस करके ये ग्राउंड स्टेट पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल E1 है और ये एनर्जी लेवल E2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, रेट ऑफ spontaneous emission depends upon number of atoms into the excited state दैट इज, यानी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो केवल और केवल इस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट पर हैं, क्योंकि वही एटम नीचे आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर R21, क्योंकि आपका एटम 2 से 1 पर आ रहा है तो इसलिए R21 लिख देते हैं, और ब्रैकेट में मैं इसके लिए स्पॉन्टेनियस और लिख देता हूँ SP। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? N2 के यहाँ पर डायरेक्टली वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं यहाँ पर आइंस्टीन कोफिशिएंट की फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा R21 स्पॉन्टेनियस इक्वल्स टू A21। यहाँ पर A21 जो है वो आइंस्टीन कोफिशिएंट है फॉर द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस। इज दैट क्लियर? ठीक है, और N2 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स हैं इन द एक्साइटेड स्टेट या हायर एनर्जी स्टेट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन में फिर हम वही डायग्राम बनाते हैं अपना, क्योंकि हमारा एटम कहाँ पर है? हायर एनर्जी स्टेट पर है। जब ये एटम हायर एनर्जी स्टेट पर है और वो लोअर एनर्जी स्टेट पर आता है आपका एटम, ऑलरेडी यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन आपको मिला हुआ था, और जब वो स्ट्राइक करेगा आपके आते हुए एटम से तो यू गेट द 2 फोटोन्स जो यहाँ पर आपको एमिशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सेकेंड एनर्जी लेवल यानी कि हायर एनर्जी स्टेट है, और ये आपका लोअर एनर्जी लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर मैं डायरेक्टली लिखूं R21 स्टिमुलेटेड, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम्स जो आपके एक्साइटेड स्टेट पर हैं, और सेकंड वन इज कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है जब आपका एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आ रहा है। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट लिखें R21 फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N2 रो न्यू की। और अगर यहाँ पर आइंस्टीन कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखेंगे तो R21 फॉर द स्टिमुलेटेड इज इक्वल टू V21 रो न्यू N2। ठीक है, तो ये रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन आ गया है, जो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स इनटू द हायर एनर्जी स्टेट और कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपकी स्ट्राइक कर रही है जब आपके एटम्स ग्राउंड स्टेट पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, और यहाँ पर B21 जो है वो आपका फैक्टर है आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं तीनों इक्वेशंस यहाँ पर लिखना चाहता हूं तो तीनों इक्वेशन क्या होंगी? R12 इक्वल्स टू V12 N1 रो न्यू। सेकेंड इक्वेशन R21 फॉर द स्पॉन्टेनियस एमिशन इक्वल्स टू A21 N2, और थर्ड वन इज R21 फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन
इज इक्वल टू B21 रो न्यू एन 2। ठीक है, तो ये तीनों आइंस्टीन के जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है, उनकी एक्सप्रेशंस आ जाती है या उनका रिजल्टेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है तीनों। तो मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इक्वेशन 2 ले लेता हूँ और इक्वेशन 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन आपकी हो जाती हैं, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए अब रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट्स हमको फाइंड आउट करना है, और रिलेशन जो फाइंड आउट करना है वो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन के जो कोफिशिएंट हैं आइंस्टीन के, उनके बीच में रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो तीनों इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं वो यहाँ पर हमें हेल्प करेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपका एटम कहाँ पर है, नॉर्मल कंडीशन में, सॉरी आपका जो मटेरियल है वो नॉर्मल सिचुएशन में है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन अगर हम लें तो जितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हुआ है उतना ही रेट ऑफ एमिशन होगा। मतलब कहने का ये है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इक्वल होगा रेट ऑफ एमिशन के। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन। भाई जितने नंबर ऑफ एटम, चाहे वो स्पॉन्टेनियस एमिशन में हो जाए चाहे आपका स्टिमुलेटेड एमिशन में हो जाए, जितने नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचेंगे तो उन्हीं का तो एमिशन होगा, वही तो ग्राउंड स्टेट पर आएंगे हायर एनर्जी स्टेट से और तभी एमिशन करेंगे। तो इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली इक्वल होगा रेट ऑफ एमिशन के। तो अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, R12, और रेट ऑफ एमिशन दो पार्ट में मिल रहा है, R21 फॉर द स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस R21 फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, देन यू गेट हियर R12 N2 रो न्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको स्पॉन्टेनियस में मिलता है केवल और केवल A21 N2 और यहाँ पर आपको मिलता है B21 N2 रो न्यू। ठीक है, ये पैरामीटर्स आपको मिलते हैं या ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं। अब अगर आप यहाँ पे रो न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आप दोनों को वन साइड करेंगे, R12 N2 रो न्यू, और ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, V21 N2 रो न्यू इक्वल्स टू A21 N2। ठीक है, सही है ये? ठीक, चलिए एक गलती हमसे हो गई यहाँ पर ये N2 नहीं होगा N1 होगा जब आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो इसको हम सही कर लेते हैं अभी। चलिए ये हो जाएगा N1, तो इसलिए यहाँ पर भी ये N1 रहेगा। ठीक, चलिए अब अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ कॉमन ले लें तो वो है आपकी रो न्यू, और रो न्यू जैसे ही आपने कॉमन लिया यू गेट V12 N1 माइनस V21 N2 इक्वल्स टू A21 N2, और अगर आप यहाँ से रो न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं देन यू गेट A21 N2 अपॉन V12 N1 माइनस V21 N2। तो ये आपके पास रो न्यू की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब आप नीचे से अगर N2 को कॉमन ले लेते हैं तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं, या नेक्स्ट स्लाइड पर मैं पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, रो न्यू इक्वल्स टू A21 इंटू N2 अपॉन B क्या था 12 N1 माइनस V21 N2, और अगर मैं यहाँ से N2 कॉमन ले लेता हूँ नीचे, देन वी गेट N1 अपॉन N2
इंटू V12 माइनस V21, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा A21 N2, N2 से N2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर एक टर्म और मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ देन A21 अपॉन, और अगर मैंने यहाँ पे B21 और ले लिया, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में ही रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा N1 अपॉन N2 इंटू V12 अपॉन V21 माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास टर्म बन जाएगी रो न्यू की, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो वो क्या कहता है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि आपका जो नंबर ऑफ कन्वर्जन है एटम्स का फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। चलिए तो हमें तो यहाँ पर N1 अपॉन N2 चाहिए, तो N1 अपॉन N2 अगर आप इसको करते हैं तो आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, देन इट बिकम E2 माइनस E1 अपॉन KT, ठीक है। क्लियर हुआ। और आप E2 माइनस E1 इतनी एनर्जी कौन सी प्रोवाइड की है आपने, HNU, तो HNU अपॉन KT आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल का ही तो डिफरेंस है, और हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है, HNU एनर्जी, तभी तो आपका एटम ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचा है, यानी कि इस एनर्जी डिफरेंस को E2 माइनस E1 को ही तो कवर अप किया है इस HNU एनर्जी ने, तो इसलिए E2 माइनस E1 की जगह पर हम HNU एनर्जी पुट कर देंगे। तो जब जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे देन रो न्यू इक्वल्स टू A21 अपॉन B21 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा B12 अपॉन V21 इंटू ई की पावर HNU अपॉन KT माइनस 1, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बेटा यहाँ पर क्या है कि V12 जो है वो आइंस्टीन कॉफिशिएंट है फॉर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, V21 है आइंस्टीन कॉफिशिएंट फॉर द एमिशन, है ना। तो जितना आपका रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कांस्टेंट आपका रेट ऑफ एमिशन वाले कांस्टेंट के इक्वल रहेगा, तो दैट मीन्स V12 इक्वल्स टू V21, तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यू कैन राइट हियर रो न्यू इक्वल्स टू A21 अपॉन V21 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर HNU अपॉन KT माइनस 1, ठीक है। आपको रो न्यू की वैल्यू ये मिल जाती है। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं विद द प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो हमें क्या मिलता है, लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से हम क्या जानते हैं कि प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो रो न्यू इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर HNU अपॉन KT माइनस 1, ये रहता है प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और अगर हम अपनी वैल्यू को देखें यहाँ पर जो हमें मिली है रो न्यू इक्वल्स टू, वो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हियर यहाँ पर क्या है, रो इक्वल्स टू यहाँ पर A21 अपॉन B21 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर HNU अपॉन KT माइनस 1, ये वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग
ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एक रिलेशन मिलता है बिटवीन द आइंस्टीन कोफिशिएंट A21 और आइंस्टीन कोफिशिएंट B21। वो हो जाएगा आपका 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन आ जाता है फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट जो है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे एट 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। जो न्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो आपकी चेंज है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो A21 अपॉन B21 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के क्यूब की। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन आपको यही बताता है। क्लियर? तो यानी कि जो आपका कोफिशिएंट नहीं, आपका जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है या स्टिमुलेटेड एमिशन है वो डायरेक्टली डिफर है या एक दूसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन या रिलेशन बनाता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन या स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ये आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट रिलेशनशिप का डेरिवेशन हो गया है। तो अगर वो आपसे डेरिवेशन ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट पूछता है तो आपको यहाँ तक करना है, या आइंस्टीन कोफिशिएंट्स अगर आपसे पूछता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, वहाँ तक आपको सारी चीज़ें कवर अप करके दिखानी होगी। ठीक है, तो ये आपका आज का जो टॉपिक हुआ है उसमें मैं आपका थोड़ा सा कंक्लूड उसको क्या कर लेता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ, पूरा एक जगह पर लाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने देखा लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, है ना, स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि हम आपको जो लेज़र लाइट मिलेगी वो स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से मिलेगी। और इससे पहले आपको एक स्पॉन्टेनियस एमिशन पता था, है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन आपके पास था, लेकिन उस स्पॉन्टेनियस एमिशन में उतनी पावर नहीं थी कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो क्या कर सके, जनरेट कर सके। तो इसलिए हम पहुंचे स्टिमुलेटेड एमिशन पर। और स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हमको जनरेट करनी है, उसके लिए हमें नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत ज़्यादा जनरेट करने होंगे। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पर कि जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचता है तो वो वहाँ पर ज़्यादा समय तक स्टे नहीं कर पाता और वो नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आपको स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए तो यू नीड द पॉपुलेशन इन्वर्जन एट द हायर एनर्जी स्टेट। अब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पॉपुलेशन इन्वर्जन तभी अचीव हो सकता है जब आपका मेटा स्टेबल स्टेट, यानी कि उसके लिए आपको मेटा स्टेबल स्टेट भी क्या करनी पड़ेगी, इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, मेटा स्टेबल स्टेट, दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर गेटिंग द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन या फिर लेजर बीम को अचीव करने में। ठीक, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन और मेटा स्टेबल स्टेट हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपका मेटा स्टेबल स्टेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको लिखवाया है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर आप उस पर देखें तो N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू, अभी आपने लिखा है e टू द पावर माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT, ये लिखा है आपने फॉर्मूला। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर हम t की वैल्यू इनफाइनाइट करते हैं यानी कि 1/0 रखते हैं तो ये 1/0 का जो 0 है ये ऊपर जाके इसको 0 करेगा, और जब e की पावर 0 होती है तो you गेट द 1, और इस सिचुएशन में N2 इक्वल होगा N1 के। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल पाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया ऊपर फिर आ गया, फिर एक नेक्स्ट जाएगा फिर वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो एम्पलीफाई नहीं हो पा रही, मोर फोटोन्स आपके जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, इसी वजह से आपको पॉपुलेशन का इन्वर्जन करना होता है। और ये तभी संभव है जब आप मेटा स्टेबल स्टेट को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने पार्टिकल के अंदर, अदरवाइज यू कैन नॉट एबल टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन, और इफ यू कैन नॉट अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन देन यू कैन नॉट अचीव स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो इसलिए ये सारे पैरामीटर्स
मिलना बहुत ज़रूरी है फॉर गेटिंग द लेज़र बीम। क्लियर हुआ? चलिए, आई थिंक आज का सेशन, हाँ, आज का सेशन आपका यहीं तक था। आपको सेशन कैसा लगा है उसके लिए आप कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, शेयर करने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि आप इंजीनियर्स गेटवे की जो रेंज है, जो फैमिली है, उसको बहुत ही बड़ा कर सकें, जिससे कि हमारा जो मोटिव है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए, हर बार की तरह आपका थैंक यू। ऐसे ही इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, जिससे कि हमें भी एक अंदरूनी एनर्जी मिले और बेहतर करने की। ठीक है, तब तक अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।